वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप। आज है 19 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल शांति निकेतन के बारे में है। आइए देखते हैं। तो इसको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये दिगंबर नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र था। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। शांति निकेतन में विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके संचालक प्रधानमंत्री हैं। यह 20वीं सदी की शुरुआत और यूरोपीय आधुनिकतावाद के प्रचलित ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुशिल्प रुझानों से अलग है। यह अखिल एशियाई आधुनिकता की ओर दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे क्षेत्र की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं पर आधारित है। यूनेस्को विश्व धरोहर के बारे में मुख्य तथ्य। तो यह विश्व धरोहर स्थल एक ऐतिहासिक स्थल या क्षेत्र है, जिसे 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत यूनेस्को द्वारा प्रसारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इन साइटों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है। साइटों का वर्गीकरण। तो साइटों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें सांस्कृतिक विरासत स्थल, तो इसमें ऐतिहासिक इमारतें और शहर स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और स्मारकीय मूर्तिकला या पेंटिंग के बारे के कार्य शामिल हैं। दूसरा है प्राकृतिक विरासत स्थल। इसमें वे प्राकृतिक क्षेत्र शामिल हैं जिसमें उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएं या लुप्तप्राय प्रजातियां आदि शामिल हैं। तीसरे में मिश्रित विरासत स्थल शामिल हैं। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों के महत्व के तत्व शामिल हैं। भारत में 41 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 33 सांस्कृतिक संपत्तियां और 7 प्राकृतिक संपत्तियां और 1 मिश्रित शामिल है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में है। ये सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना के हिस्से के रूप में तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को पार करने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग पर काम अभी हाल ही में पूरा हुआ है। यह स्थान मुंबई से लगभग 75 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा बनाता है। इसकी विशेषताओं में पहाड़ी इलाका, घने जंगल और छोटी नदियां या झरने शामिल हैं। यहाँ की वनस्पति में 3 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और वनस्पति में सागौन, बांस और आम सहित पेड़ों की कई और प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में अभ्यारण्य में आमतौर पर देखे जाने वाले कुछ जानवरों में तेंदुआ, जंगली सुअर, वर्किंग हिरण, लंगूर, बोनट और रीसस मकाक और ब्लैक नेप्ड खरगोश शामिल हैं। क्रेस्टेड सर्पेट ईगल, जंगल ओवरेट, व्हाइट आइल बजर्ड, ओरिएंटल हनी बजर्ड और एमराल्ड डव और हार्ट स्पाइटेड वुडपेकर सहित कई पक्षी यहाँ पाए जा सकते हैं। इसकी सीमा में कई प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध तुंगारेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। आइए देखते हैं। तो ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की इसकी खासियत, तो ये 5 टन वजनी ज़मीन से ज़मीन पर मार कर सकती है। ये 500 किलोमीटर तक की सटीक निशाना लगा सकती है और 1000 केजी तक विस्फोटक सामग्री को ले जा सकती है और एक तय दूरी के बाद रास्ता भी बदल सकती है और इंटरसेप्टर मिसाइलों को मार गिराने में भी सक्षम है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, तो देखते हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह सतह से सतह मार करने वाली, जैसा कि हमने बताया, अर्ध अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है और इसकी क्षमता 350 से 700 किलोग्राम उच्च श्रेणी के विस्फोटक को ले जा सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। मध्य हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद यह अपना रास्ता बदल सकता है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में मुख्य तथ्य, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इन्हें सीधे पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत में लॉन्च किया जाता है। वे वायुमंडल के बाहर यात्रा करते हैं, जहां वारहेड मिसाइल से अलग अलग हो जाता है और पूरे निर्धारित लक्ष्य की ओर गिरता है। वे रॉकेट चलित स्वनिर्देशित हथियार प्रणालियां हैं जो पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। इन्हें विमान, जहाज़ों और पनडुब्बियों और ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल यशो भूमि के बारे में है। तो ये यशो भूमि अभी प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि नामक इंडिया नेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो ये कुछ इस तरह का खूबसूरत दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये यशो भूमि या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये दुनिया के सबसे बड़े MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और गंतव्य स्थलों के लिए में से एक होगा। इसमें एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसकी विशेषताओं में तो ये परियोजना 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल और 1.8 लाख वर्ग मीटर में अधिक से अधिक निर्मित क्षेत्र को कवर करती है। इसकी लागत, तो इस परियोजना का लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। यह 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉलरूम सहित 15 कन्वेंशन कक्ष और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की है। इसके पास देश का सबसे बड़ा LED मीडिया फेस कार्ड है। कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल लगभग 6,000 मेहमानों की बैठक की क्षमता से सुसज्जित है। इसका प्रदर्शनी हॉल में प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए उपयुक्त है। 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये अत्याधुनिक अवशिष्ट जल संचार प्रणाली से सुसज्जित है, जिसमें 100% अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग और वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरदार सरोवर बांध के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में सरदार सरोवर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से नर्मदा जिले के निचले इलाके में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। ये कुछ गुजरात में ये नर्मदा नदी पर है और ये लगभग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टाई जंक्शन पर स्थित है। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस तीनों राज्यों से के होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो SSD गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। 1.2 किलोमीटर की लंबाई और 163 मीटर की गहराई के साथ ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। पहले दो हिमाचल प्रदेश में भागड़ा, ये 226 मीटर गहरा, और उत्तर प्रदेश में लखवार बांध, ये 192 किलोमीटर है। गुरुत्वाकर्षण बांधों में शामिल कंक्रीट की मात्रा के मामले में इस बांध को संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड पूल बांध के बाद दुनिया में सबसे बड़े बांध के रूप में स्थान दिया जाएगा। यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है, जो एक बड़ी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसमें नर्मदा नदी पर बड़े सिंचाई और जलविद्युत बहुउद्देशीय बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल है। बांध में 2 बिजली घर हैं, एक नहर हेड बिजली घर और एक नदी तल बिजली घर, जिसकी स्थापित क्षमता क्रमशः 250 मेगावाट और 1200 मेगावाट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बिजली लाभ क्रमशः 57, 27, 16 के अनुपात में साझा किया जाता है।
एक जलाशय, तो ये एक विशाल जलाशय बनाता है जिसे सरदार सरोवर जलाशय या नर्मदा झील के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात के कई जिलों में फैला हुआ है। नर्मदा नदी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये भारत की प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित मैकाल पर्वत की श्रृंखला में लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। और इसके मार्ग में यह नदी गुजरात के भरूच से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में पूरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से लिथियम का उत्पादन करना। आप इस फोटो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिथियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जो लिथियम के उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि और समय की मात्रा को काफ़ी कम कर सकती है। स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी क्या होती है तो जानते हैं। तो ये झरझरा फाइबर के एक सेट को तारों में घुमाया गया और उन्हें पानी प्रेमी यानी हाइड्रोफिलिक कोर और पानी विकर्षक सतह बनाने के लिए इंजीनियर किया गया। जब एक सिरे को नमक पानी के घोल में डुबोया जाता है तो केशिका क्रिया के कारण पानी डोरी के ऊपर चला जाता है। फिर स्ट्रिंग की तरह से पानी तेजी से वाष्पित हो जाता है। ये सोडियम और लिथियम जैसे नमक आयनों को पीछे छोड़ देता है। पानी इसी तरह वाष्पित होता रहेगा क्योंकि लवण अधिकाधिक संतृप्त हो जाएंगे। अंततः सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल बनेंगे। तार केवल लवणों को संकेंद्रित नहीं करते हैं, क्योंकि लिथियम और सोडियम में अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, इसलिए वे तारों पर विभिन्न स्थानों पर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। सोडियम अपनी कम घुलनशीलता के साथ निचले हिस्से पर क्रिस्टलीकृत होता है, जबकि अत्यधिक घुलनशील लिथियम लवण शीर्ष के पास क्रिस्टलीकृत हो जाता है। उत्पादन की वर्तमान विधि क्या है? तो दुनिया में उत्पादित लिथियम का एक बड़ा हिस्सा नमक के मैदानों साल्ट फ्लैट्स में स्थित नमकीन जलाशयों से निकाला जाता है। निष्कर्षण के पारंपरिक तरीके बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण तालाबों की एक श्रृंखला पर निर्भर करते हैं, जो खारे पानी के जलाशयों, भूमिगत जलभृतों के नमक फ्लैटों से लिथियम को केंद्रित करते हैं। उत्पादन की इस विधि के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता हो जा सकती है और लिथियम का उत्पादन करने में अक्सर महीनों या वर्षों का समय लगता है, जिसका उपयोग बैटरी में किया जा सकता है। ये दुनिया भर में कुछ स्थानों पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है। लिथियम के बारे में कुछ तथ्य। तो यह एक नरम चांदी सफ़ेद धातु है जो तत्वों की आवर्त सारणी के क्षार धातु समूह से संबंधित है। इसकी विशेषताओं में इसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम होता है और यह ठोस तत्वों से सबसे हल्का होता है एवं यह पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो लिथियम ये प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन आग्नेय चट्टानों में थोड़ी मात्रा में संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसके प्रमुख भंडार देखें तो इसका भंडार मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में लिथियम त्रिकोण के केंद्रित हैं, जो 50% जमा इन क्षेत्रों में केंद्रित है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रॉड नोज 7 गिल शार्क के बारे में है। इस तरह कुछ दिखती है, चित्र में आप देख सकते हैं। ये पारिस्थितिकी विज्ञानी स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं जब इस वर्ष रिकॉर्ड सेटिंग बारिश ने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में ब्रॉड नोज 7 गिल शार्क नर्सरी मैदान को बदल दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये चौड़े सिर और छोटी कुंद थूथन वाली 7 गिल्ड वाली बड़ी शार्क है। ये लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में रहने वाली शार्क से संबंधित है। वे उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण उथले पानी को पसंद करते हैं और ये इसका स्थान देखें तो ये उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाती है। पूर्वी प्रशांत में वे दक्षिण पूर्वी अलास्का से दक्षिणी बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको और कोलंबिया से चिली तक पाई जाती है। जीव विज्ञान और व्यवहार। तो ये अधिकतम 2.9 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। मादाएं अपने नर समकक्षों की तुलना में अधिक लंबी होती हैं।
वे अन्य शार्क, रे, चिमेरा, बोनी मछली, हैगफिश, डॉल्फिन और पोर्पोइज, मांस सील, शार्क अंडे के मामले और समुद्री घोंगे जैसी किसी भी चीज़ पर भोजन करते हैं। संरक्षण की स्थिति इनकी, तो ये IUCN की लिस्ट में वनरेबल यानी असुरक्षित में शामिल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में पृथ्वी पर एक शक्तिशाली कोरोनल मास इंजेक्शन की चपेट में आई है, तो इसलिए चर्चा में आया है। CME सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन है जो बाहर की ओर अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में फैला है। CME के दौरान सूर्य भारी मात्रा में सामग्री छोड़ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भारी आयन के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल है। ये उत्सर्जित पदार्थ उच्च गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। CME आमतौर पर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अस्थिर होने से शुरू होते हैं और सटीक तंत्र जटिल हैं इनके, लेकिन उसमें अक्सर सूर्य की सतह पर चुंबकीय लूपों का पुनर्संरचना या विघटन शामिल होता है। CME और ज्वालाओं में भिन्न होते हैं, हालांकि वे अक्सर एक साथ होते हैं और सौर ज्वालाएं ऊर्जा और विकिरण का अचानक और तीव्र विस्फोट करते हैं, जबकि CME में सौर सामग्री का निष्कासन शामिल होता है। इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूचुंबकीय तूफान CME के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबक मंडल के बीच परस्पर क्रिया से भूचुंबकीय तूफान पैदा हो सकते हैं। ये उपग्रह संचार, नेविगेशन सिस्टम और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी बाधित कर सकते हैं। अरोराज, तो ये CME पृथ्वी के वायुमंडल में कणों को सक्रिय करके उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के शानदार प्रदर्शन का कारण बन सकते हैं, जिन्हें अरोरा भी कहा जाता है। विकिरण से खतरा क्या हो सकता है? तो ये अंतरिक्ष यात्रियों या ऊंचाई पर जाने वाली उड़ानों पर यात्रियों को CME कार्यक्रम के दौरान विकिरण के ऊंचे स्तर के संपर्क में लाया जा सकता है। सोलर फ्लेयर के बारे में मुख्य तथ्य, तो सोलर फ्लेयर ये सौर ज्वाला सनस्पॉट से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा की रिहाई से आने वाले विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है। ज्वालाएं हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं। इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और ये मिनटों से लेकर घंटों तक रह सकते हैं। कुछ ही मिनटों में वे सामग्री को कई लाखों डिग्री तक गर्म कर सकते हैं और रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा किरणें सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण का विस्फोटक उत्पन्न करते हैं। हालांकि सौर ज्वालाएं सफ़ेद रोशनी में दिखाई दे सकती हैं, वे अक्सर अपने उज्ज्वल एक्सरे और पराबैंगनी उत्सर्जन के माध्यम से अधिक आसानी से देखी जाती हैं। पृथ्वी पर सौर ज्वाला का प्रभाव, सौर ज्वाला के दौरान उत्सर्जित तीव्र विकिरण उपग्रह संचार को प्रभावित कर सकती हैं, रेडियो संकेतों को बाधित कर सकते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बढ़े हुए सौर विकिरण से भूचुंबकीय तूफान आ सकते हैं जो बिजली ग्रिडों को प्रभावित कर सकते हैं और निचले अक्षांशों पर अरोराज उत्तरी और दक्षिणी रोशनी पैदा कर सकते हैं। भूचुंबकीय तूफान क्या होते हैं? तो भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की एक प्रमुख गड़बड़ी या बाधा पहुंचाने वाले है और ये तूफान सौर हवा में भिन्नता के परिणाम स्वरूप होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में बाधाओं, प्लाज्मा और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। भूचुंबकीय तूफान पैदा करने के लिए प्रभावी सौर हवा की स्थिति मैग्नेटोस्फीयर के दिन के समय उच्च गति वाली सौर हवा और दक्षिणी निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत की अवधि कई घंटों तक बनी रहती है। इस तरह के सबसे बड़े तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े होते हैं जहां सूर्य से लगभग 1 अरब टन प्लाज्मा अपने अंतर्निहित चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी पर आ जाता है। हमारा अगला आर्टिकल लाल गर्दन वाला फैलारोप या रेड नेक्ड फैलारोप के बारे में है। आइए देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है पक्षी और इसकी गर्दन लाल है, इसलिए इसको लाल गर्दन वाला फैलारोप कहते हैं। आइए देखते हैं।
तो अभी हाल ही में कोयम्बटूर के कुरुची टैंक का दौरा करने वाले पक्षी प्रेमियों ने के एक समूह ने लाल गर्दन वाले फैलारोप को देखा है, इसलिए चर्चा में आया है। तो ये काफ़ी छोटा समुद्री पक्षी है जो छोटे अकशेरुकी जीवों को उत्तेजित करने के लिए पानी पर तेज़ी से घूमने के लिए जाना जाता है। इसका वितरण परिध्रुवीय है और ये 60 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच बोरियल और टुंड्रा दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। ये फैलारोप्स आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों, अलेउतियन के दक्षिण में और ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में पाए जा सकते हैं। सर्दियों में अपना अधिकतर समय समुद्र में बिताता है और इस गैर प्रजनन मौसम के दौरान फैलारोप्स मध्य पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, अरब सागर में और मध्य इंडोनेशिया से पश्चिमी मेलानेशिया तक पाए जा सकते हैं। इनका रूप और व्यवहार, तो ये पक्षी मुख्य रूप से छोटे जलीय अकशेरुकीय और प्लवक पर भोजन करता है। ये पानी की सतह पर घूमने का एक विशिष्ट आहार व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि ये तीव्र चक्कर शिकार को उसकी आहार सीमा तक ले जाता है। अन्य प्रजातियों के विपरीत मादा लाल गर्दन वाली फैलारोप्स नर की तुलना में अधिक चमकदार होती है। प्रजनन अवधि के दौरान इस प्रजाति में पंख कान के पीछे से लेकर गर्दन के नीचे तक शाहबलूत लाल रंग होते हैं। महिलाओं को फीमेल को इनकी बहुपत्नी देखा जाता है, यानी एक से अधिक पुरुषों के साथ ये संभोग करती हैं मादाएं। नर चूजों को पालते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति आईयूसीएन में ये लीस्ट कंसर्न यानी कम से कम चिंता का विषय है इस पक्षी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी हाल ही में 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया है। तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की कमी और इसे संरक्षित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। आइए जान लेते हैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड के बारे में। तो ये 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर करने की तारीख की याद में 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। ओजोन परत की कमी को संबोधित करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में प्रोटोकॉल के पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आइए जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड और अन्य रासायनिकों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इन पदार्थों का उपयोग आमतौर पर प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग और एरोसोल प्ररोधक में किया जाता है। किगाली समझौता क्या है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विस्तार के रूप में 15 अक्टूबर 2016 को किगाली के रवांडा में अपनाया गया था, जबकि मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर केंद्रित था। किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरण डाउन को संबोधित करता है, जिसका उपयोग उन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। किगाली संशोधन का प्राथमिक लक्ष्य HFC के उत्पादन और खपत को कम करना है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में उनके योगदान को कम करना है। ओजोन क्या है? तो ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं O3 से बनी एक गैस है। एक प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह से उत्पादन इसका होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी समताप मंडल और निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन, जिसे ओजोन परत के रूप में जाना जाता है, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है, जो सूर्य से पराबैंगनी सूर्य के प्रकाश
जो यूवी रेज इनको बोलते हैं, विकिरण को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने और पौधों तक जानवरों के बीच को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। इसे आमतौर पर अच्छा ओजोन या गुड ओजोन के रूप में जाना जाता है। ट्रोपोस्फेरिक या ज़मीनी स्तर पर ओजोन, जिसे हम सांस लेते हैं, मुख्य रूप से वायु प्रदूषकों के दो प्रमुख वर्गों, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं से बनता है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन की उच्च सांद्रता लोगों और पौधों के लिए विषाक्त है। तो आज के हमारे इतने ही आर्टिकल थे। थैंक यू, धन्यवाद।